और तेहरान की शहीदी बहिश्ती यूनिवर्सिटी से भारतीय तलबा को लेकर पहली बस रवाना हो चुकी है। इस बस में जम्मू कश्मीर के 1 दर्जन से ज़्यादा कश्मीरी तलबा सवार हैं। ये बस कुम और गीलान से होते हुए आर्मीनिया सरहद तक जाएगी और इसको लेकर के 5 जून को ईरानी वजारत खारजा ने इजाज़त दे दी है। इस बस को शुमाली ईरान से होते हुए आर्मीनिया बॉर्डर तक जाने की इजाज़त दी गई है। ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर खारजा से बातचीत की और दूसरी तरफ वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी वजारत खारजा से लगातार राब्ते में है। खास बात यह है कि इजरायली हमले में 2 कश्मीरी तलबा जख्मी हुए हैं। शनिचर को तेहरान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर इसराइल ने हमला किया था। आपको बता दें कि 1000 के करीब भारतीय तलबा तेहरान में ज़ेर तालीम है। करीब 10,000 के आसपास ये तादाद बताई जाती है। फिलहाल ईरान में करीब 1300 कश्मीरी तलबा मौजूद हैं। तलबा की वापसी को लेकर के श्रीनगर में परिवार ने एहतजाज भी किया था। इस दौरान PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी अहमियत से अपील की और ईरान में फंसे भारतीय तलबा की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा किया और कहा कि सरकार भारतीय तलबा की वापसी को यकीनी बनाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने कहा है कि तलबा की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। PM मोदी हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ती कशीदगी से जम्मू कश्मीर के परिवार, ख़ास तौर पे वो परिवार जिनके बच्चे ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। आज श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी के पास लोगों की भीड़ नज़र आई। रात भर लोग सो नहीं पाए। उनका कहना है कि न सिर्फ वो परेशान हैं बल्कि अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हैं और वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनको एवोकेट किया जाए, वहाँ से बाहर निकाला जाए, खाली कराया जाए ताकि किसी भी सूरत हाल में इन बच्चों को परेशानी ना हो। और ये कोशिश करने के लिए तमाम ख़ासतौर पे ना सिर्फ UT सरकार बल्कि जो स्टेट माफ़ कीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे भी लगातार की जा रही है। तो फिलहाल जो यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह कोशिशें चल रही है और इन कोशिशों के बीच में बच्चों को बाहर निकालने की नई जो खबर सामने आई है थोड़ी राहत भरी है और बताया जा रहा है कि बच्चों को फौरी तौर पे बाहर निकाला जा रहा है। यानी कि जो बच्चे वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं उनको वहाँ से बाहिफाजत बाहर निकालने की तमाम तरह कोशिशें सरकार की जानिब से की जा रही है। फिलहाल जो अलग अलग खबर आ रही है उस हिसाब से हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। निसार गट्टू साहब JKNC से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित शर्मा जी हमारे साथ BJP से जुड़े हुए हैं और शौकिया कुरैशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा मैं निसार साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा। इस वक्त कश्मीरी बच्चे 1300 के आसपास बताए जा रहे हैं जो कि ईरान में फंसे हुए हैं। हाँ, देखो इरफान साहब, सबसे पहले तो ये सिचुएशन पहले भी हिंदुस्तान पे आपदा आई थी जब यूक्रेन और रशिया का वार शुरू हुई थी। तब भी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है उन्होंने कैसे इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू किया था और लगभग सभी बच्चों को अपने अपने घरों में पहुंचाया था। उसमें कुछ लोग जो वहाँ के बॉर्डर्स पे पहुंचाए गए थे और कुछ लोगों को अपनी फ्लाइट के जरिए वापस लाया गया था। आपने सुना ही होगा कि जम्मू कश्मीर UT के चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने वो कंटिन्यू टच है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जनाब जयशंकर साहब से और उन्होंने अभी तक ये बिल्कुल यहाँ के जितने भी घर हैं जिनके बच्चे लगभग अभी पूरे हिंदुस्तान से अगर एस्टिमेट देखा जाए तो 6000 के करीब बच्चा इस वक्त ईरान में है और जिनमें 1300 से लेके 1500 तक का बच्चा जम्मू कश्मीर से और मेजॉरिटी में जो जम्मू कश्मीर से बच्चा है वो MBBS की या मेडिसिन की वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और जिसमें बताया गया है अभी तक कि उनमें जो हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे जो अभी तक चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने बात करके उनको ट्वीट के जरिए लोगों को बताया कि हमने जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने बस सर्विसेज वहाँ पे लगाई है और जितने भी हॉट स्पॉट्स है वहाँ से बच्चों को निकाल के और कहीं एक सेफर प्लेस पे लगा रहे हैं। जो ही ये इवैक्यूएशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से जो अभी तक की सिचुएशन बता रही है कि उन बच्चों को अपने घरों तक अब जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान से जहाज जाएंगे और उनको वापस अपने घरों तक लाएंगे। और रही बात ये चीज आपने देखा होगा, ये डिप्लोमेटिक मैटर है। इसमें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कंट्रोल रूम्स बनाए हैं यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर में और अनंतनाग के, जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हैं और बाकी भी रियासत के जो UT के बच्चे वहाँ हैं उन्होंने बाज़ाब्ता एक
फैमिलीज के लिए फॉर्म निकाला गया है कि आप अपनी डिटेल्स सारी बता दीजिए, किसका बच्चा किस जगह है। अभी तक मेजॉरिटी में जो बच्चा देखा गया है वो तेहरान, शेरोज और कौम में है, जहां जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान गवर्नमेंट और यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री जयशंकर जी कंटिन्यू इस चीज पे नजर बनाए हुए हैं कि सब बच्चों को इकट्ठा करके कहीं एक जगह सेफर प्लेस पे लाया जाए और वहां से उनको इवैक्यूएट करे जाए। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार सिर्फ ट्वीट करने पे ध्यान दे रही है, उसका ये ध्यान नहीं है कि फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए, सिर्फ इस चीज को दिखाना कि वो कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। देखो ये ऐसी चीजें हैं इरफान जी, मुझे लगता है कि ये एक डिप्लोमेटिक मैटर है। यहाँ अगर यूटी की जो ज्यूरिडिक्शन देखी जाए तो यहाँ पे कंटिन्यूस ये चीज है कि हमने यहाँ से जो उमर साहब ने बताया, उमर साहब ने ये चीज लोगों के लिए ट्वीट किया है कि भाई हम कंटिन्यूसली इस टच में। और बाकी खबरों में भी आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, यूनियन गवर्नमेंट से भी ये चीजें आ रही है कि उमर साहब कंटिन्यू टच में है। और ये हम अभी जो एम्बेसीज है तेहरान में है वो कंटिन्यू आपको हॉटलाइंस पे हैं, बच्चों के जितने भी लोग हैं उनको कंटिन्यू। बाकी जो सियासत की बातें हैं, मुझे लगता है ये टाइम सियासत करने के लिए नहीं है, ये टाइम उन चीज़ों के लिए है जहाँ पे लोगों के बच्चों या जो हमारे जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ाई के, पूरा हिंदुस्तान की अब ऐसी सिचुएशन इस वक्त चल रही है कि हर बच्चा पूरे कहीं ना कहीं दुनिया के कोने कोने में बस के पढ़ रहा है, या कोई जॉब्स के सिलसिले में है या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में बाहर है। तो ये वक्त जो हो, मुझे लगता है कि इसमें ना ही पॉलिटिक्स की जाए तो बहुत अच्छा है। ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है जिनके बच्चे, जिनके अपने वहाँ फंसे होंगे, और हालात आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन से दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पे सियासत ना ही की जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ये इस वक्त हम सबको मिलके, मुझे लगता है हम जितने भी इसमें पोजीशन वाले या अपोजिशन वाले जितने भी लोग हैं, इसमें इकट्ठा होके एक सॉलिड आवाज बन के अपने उनके बच्चों को और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो गैप कहीं दिखेगा तो उसको फिल करना है। ना कि इस वक्त ये कि जो इनके माँ बाप यहाँ पे परेशान हुए हैं या जिनके बच्चे वहाँ पे परेशान हैं तो उनको उनके उस चीज़ का वो फील कराया जाए कि वहाँ पे हालात ख़राब है और वो यहाँ पे ज़ारो कतार रोए। मुझे लगता है ये चीज़ गलत है। बाकी आपने देखा ही होगा कि पीएम मोदी जी भी कंटिन्यूसली इस चीज़ पे जो बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं कि हालात क्या है वहाँ पे, और कंटिन्यूसली आप इन चीज़ों को बिल्कुल हिंदुस्तान मीडिया या बाकी इंटरनेशनल मीडिया में आपने बिल्कुल देखा ही होगा कि यहाँ पे जो सीएम साहब कंटिन्यूसली, अभी ये एक ऐसी चीज है इरफान साहब की मुझे लगता है कि आम रास्तों में आके ये चीजें बोल नहीं पाएंगे। अगर उमर साहब बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में होती है या एम्बेसीज में होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी को ये चीजें, खास करके जम्मू कश्मीर में या फिर जम्मू कश्मीर के जाके इंटरनल कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीजें पता चले कि हाई लेवल पे क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरी गवर्नमेंट, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो या यूनियन गवर्नमेंट है, इस फिराक में लगी हुई है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं वो सेफली अपने घरों में पहुंचे और अपने माँ बाप से मिले, ताकि और कोई विदाउट, जिसे बोलते हैं कि किसी नुकसान के, वो घर लौट पाए। बिल्कुल बड़ी बात है। सुमित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल सरकार कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। उमर साहब ने 2 मरतबा ट्वीट भी किया इस सिलसिले में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो खबर सामने आ रही है कि नजर बनी हुई है, सिक्योर करने की कोशिश चल रही है, अभी तक ऐसा कोई जो प्रैक्टिकल कुछ ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले आपने कहा कि कोई भी प्रैक्टिकली चीज नजर नहीं आ रही है। पहले तो बात ये होती है कि इस वक्त वो बच्चे ना केवल जम्मू कश्मीर के या कश्मीर के, वो बच्चे हिंदुस्तान के हैं और बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। यहाँ पे जो पॉलिटिकली चीज होती है वो आइडियोलॉजी की जंग होती है, लेकिन जब बच्चे जो है वो हमारे अपने ही बच्चे हैं, हमारे अपने भाइयों के बच्चे हैं, वो हमारे अपने घर के बच्चे हैं, और जो यशस्वी प्रधानमंत्री देश के, जो यूक्रेन और रशिया की जंग को रुकवा के बच्चों को वापस लाने का दम रखते हैं, जो कोरोना टाइम में बच्चों को चाइना से यहाँ वापस कैसी सिचुएशन में वापस लाके माँ बाप के सुपुर्द करने का दम रखते हैं, उन यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर अगर हम शंका करें तो ये हमारी
बदकिस्मती होगी या हमारी सोच के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात होगी। नहीं, प्रधानमंत्री के ऊपर किसी को शक नहीं है। अभी जेकेएनसी की जानिब से भी प्रधानमंत्री की तारीफ की गई थी सुमित जी, अभी जेकेएनसी की तरफ से तारीफ भी की गई और मैं भी इस चीज को कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री पे शक नहीं है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, सरकार के ऊपर सवाल है कि आप कह रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवा दी। खैर उस चीज पे हम नहीं जाएंगे। सवाल यह है कि 10,000 से स्टूडेंट, ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और इसराइल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। आखिर क्या वजूहात है? 3-4 दिन हो गए, अभी तक कोई खबर लेने वाला उनकी कोई नहीं है। कोई हॉस्टल में पड़ा हुआ है, कोई बाहर डे स्कॉलर है और कहीं ना कहीं डरा हुआ है, क्योंकि और उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। मैं आपको वो भी सुनाऊंगा जो अभी उनसे बातचीत हुई थी हमारी, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है और बच्चे अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे है। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट जो कि बहुत पावरफुल है और दोनों से रिश्ते अच्छे हैं, क्या ईरान उनकी बात नहीं सुन रहा या इजराइल उनकी बात नहीं सुन रहा? और सबसे बड़ी बात कि इजराइल जो इंडिया का इतना अच्छा दोस्त माना जाता है, उसने इंडियन स्टूडेंट के हॉस्टल पे हमला कैसे कर दिया? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, मैंने आपको पहले बोला सबसे पहले हमारे देश के बच्चे, मैंने आपको पहले बोला कि हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं। और आपको अगर आप देखिए, लगातार नजर रखने का मतलब है कि वहां पे लगातार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी लगातार वहां के एम्बेसडर से बात हो रही है और हमारे देश के जितने और हमारे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वहां पे, उनके लिए वहां पे हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये कोई अगर बोले कि कुछ नहीं किया जा रहा है तो ये बताना उनको इतना नहीं है, काम करना हमारा पहले प्रायोरिटी पे होता है। हम जो कार्य कर रहे हैं उनके बच्चों को उनके माँ बाप के सुपुर्द करना, ये प्रायोरिटी। और ये भारत उस नेतृत्व में चल रहा है जहां पे हमारे देश की किसी भी एक भी प्राणी पे कोई आंच आती है तो पूरा भारत एक होके उसके लिए मुकाबले पे खड़ा होता है। तो ये शंका जो कोई बात कर रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो ये केवल कथनियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार आपने देखा कि ये सरकार लगातार अपने देश के हर प्राणी के लिए और लड़ती है, झगड़ती है। उसे किसी भी मुसीबत में कोई फंसा हो तो उसे वापस लाने का दबदबा रखती है। और बात रही कि जंग की बात, कि ईरान की जंग हो या इजराइल, दोनों से हमारे रिश्ते ताल्लुकात, वो उनकी जंग है। उनकी जंग में जब वो दोनों का, देखिए भारत जो है वो जंग उनकी किसी अपने दो मुल्कों की अपनी चल रही है, लेकिन हमारे भारत के नागरिकों की जब बात आती है, हमें अपने भारत के नागरिकों को पहले बाहर निकालना है। हमें भारत के नागरिकों की सिक्योरिटी देखनी है। हमें भारत के नागरिकों को देखना है कि हमारे भारत के नागरिक पे कोई आंच ना हो। मैं आपको बताऊं, ये मेरे, आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बताऊं, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे सारे सेफ वापस आएंगे। प्रोसेस चल रहा है, जो भी मुमकिन प्रयास है वो किए जा रहे हैं। इवन ईरान से लगातार वहां पे बात की जा रही है और उनको बोला जा रहा है, उन्होंने भी पूरी छूट दे दी है कि इन बच्चों को सही सलामत सही ठिकानों पे पहुंचाया जा रहा है। बाकी आपने बात की कि इजराइल ने जो हमला वहां बच्चों पे किया, देखिए इजराइल ने वहां पे हमला किया। हम कहते हैं कि किसी भी, देखिए जंग जो होती है किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होती। हम हमेशा चाहेंगे कि जंग जो है वो ना हो, क्योंकि इसमें नुकसान जो है इंसानियत का ही होता है। तो हमारा ये है कि जो जंग हो रही है या वहां पे जो बच्चों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, तो मुझे लगता है इसमें भी बात होगी उनपे कि जो भी चीज है उस जंग को फोर्स ने अगर लड़ना तो आपस में लड़ा जाए, लेकिन जो नागरिक हैं, मैं ना केवल जम्मू कश्मीर के, मैं ईरान से भी बोलूंगा, अपनी तरफ से बात रखूंगा और इजराइल से भी हमारी यही रहेगी कि पहले तो जंग को खत्म करने का प्रयास किया जाए, बैठ के बात की जाए। और दूसरा, अगर जंग ही करनी है आप लोगों ने तो सेना जंग के लिए बनी होती है, आम नागरिक जंग के लिए नहीं होता है। और आम नागरिक को देख के इस जंग के ऊपर जो भी चीज आपको करनी है वो कीजिए। बिल्कुल बड़ी बात है। और ये हमारे कश्मीर के बच्चे, आप देखिएगा भाई साहब, वापिस आएंगे। ये कश्मीर के बच्चे नहीं है, ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हमारे हिंदुस्तान के ताज हैं, हमारे हिंदुस्तान की। बहुत ही खूबसूरत बात कह रहे हैं सुमित जी आप। हमारे बच्चे जी बहुत खूबसूरत बात कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं और किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए नहीं। सवाल ये कि ठीक है हिंदुस्तान के बच्चे हैं, लेकिन 2 बच्चे जख्मी भी हो चुके हैं और इस इसराइल ने उस हॉस्टल पे हमला किया जहां पे 2 कश्मीरी बच्चे भी रह रहे थे और दोनों बुरी तरीके से जख्मी भी हैं। शौकिया जी, मैं आपकी तरफ आता हूं इस सवाल के साथ। बच्चे जख्मी हो रहे हैं, लगातार आपके सीएम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रैक्टिकली चाहे यूटी गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नजर नहीं आया। क्योंकि क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ऐसी खबर आए जो बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक हो और हमारे लिए दर्द भरी भी?
आमिर जी, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अभी मैं सुमित जी जो हमारे बीजेपी के तर्जुमान हैं, उनकी तकरीर सुन रही थी, तो बहुत ही अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल वो कर रहे थे, लेकिन ये अल्फाज तकरीर में ही अच्छे लगते हैं। इन अल्फाज से हम एक माँ और बाप के दिल की ढारस नहीं बंधा सकते हैं, उनके दिल को तसल्ली नहीं दे सकते हैं। उनके दिल को तसल्ली तभी मिलेगी जब उनके बच्चे उनके सामने होंगे। देखिए, बातें करने को तो हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। इस वक्त हमारी पीडीपी जो है वो अपोजिशन में है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी मरकजी सरकार से और अपनी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल है ये अफेयर्स है, उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ जल्दी कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि जैसा कि अभी आपने कहा कि 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं और हमारे दोनों ममालिक के साथ, ईरान के साथ और इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद भी हॉस्टल पे हमला किया गया। और जैसा कि आपने भी कहा कि क्या आप किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं? देखिए, अगर हम यहाँ बैठ के हाथ पे हाथ धरे रहेंगे और कहेंगे कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, ये जो हमारे लफ्ज हैं इनको आप इसमें प्रैक्टिकल कीजिए। इस वक्त थ्योरी की जरूरत नहीं है और ना ही इस वक्त वो हालात हैं। आप इस वक्त देखिए, गली कूचों में जो बच्चों की माएँ हैं और उनके वालिद हैं, वो तो अपने घरों में अंदर तक नहीं आ रहे हैं, सड़क पे बैठे हैं कि हमारे बच्चे अभी आएंगे। और कई जिन्होंने अपने बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए भेजे थे, क्या खुदा ना खास्ता वो अपने बच्चों का क्या चेहरा दोबारा नहीं देख पाएंगे? देखिए, नहीं शौकिया जी, असल में सवाल इस वजह से भी पैदा हो रहा है। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि आप पीडीपी से हैं और महबूबा मुफ्ती काफ़ी जानी मानी चेहरा भी और आवाज़ भी। सरकार से उन्होंने सिर्फ ट्विटर पे मुतालबा किया है कि फ़ौरन बच्चों को वापस लाया जाए। क्या ट्विटर पे दुनिया को बता देना ही काफ़ी होगा कि भाई बच्चे को वापस लाइए? सीधा फ़ोन घुमाते, क्या उमर साहब नाराज़ हैं महबूबा मुफ्ती साहब से, साहिबा से, कि वो फ़ोन नहीं उठाते, बातचीत नहीं करते? क्या पीएम मोदी या फिर होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से महबूबा मुफ्ती साहब हैं कि बातचीत नहीं हो सकती? देखिए, मैं आपको आमिर जी बताऊं कि इस सिलसिले में हमारी आज एक मीटिंग भी हुई। हम लोग गुजारिश ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बात को जब भी हम कोई बात करते हैं तो कहते हैं कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अभी जैसे कि सुमित जी ने भी कहा कि इसको कुछ अपोजिशन और एनसी के हमारे जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी कहा। देखिए, ये बातें जो होती हैं ये सियासत करने की नहीं होती हैं, बल्कि ये वक्त जो होता है ये मुतहरिक होने का होता है। अभी आपने हमारा अभी जो पहलगाम का वाक़ा पेश आया, उसमें भी आपने देखा कि हम सभी जमातें एक ही प्लेटफॉर्म पर थी और मुतहरिक थी। इस वक्त भी एक माँ, एक बाप बनके हमें उन बच्चों के बारे में सोचना है। और अगर हमने कुछ नहीं किया तो देखें, हमारे तर्जुमान सुन रहे होंगे मुझे, उनको चाहिए कि कुछ करें। वो इस वक्त ठीक है, उनसे निसार साहब से ही पूछ लेते हैं। निसार साहब, मैं आप जी, हमारी यहाँ की जो एनसी सरकार है वो हर बात पे ही पल्ला झाड़ लेती है। वो सारी जिम्मेदारी जो है वो मरकजी सरकार पे ठहरा रही है। हालांकि हमारे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ कुछ महकमे हैं, बाकी जो महकमे इनके पास है ये तो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ना करना चाहें तो उसका क्या करें, वो खैर बाद की बात है। लेकिन इस वक्त का जो मसला है वो ये है कि जितने भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स 2000 से लेके 2500 के आसपास हमारे बच्चे जो हैं, जिनके माँ बाप, जिनके वालिदैन बहुत ही परेशान हैं, उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाया। चलिए, लेकिन मुझे जहां तक मालूम है कि एविएशन मिनिस्ट्री हो या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, वो सभी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो पल्ला झाड़ने वाली बात का जवाब बेहतर तरीके से निसार साहब दे पाएंगे। निसार साहब जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा शौकिया जी ने कहा कि इस वक्त हमें एक जॉइंट जिम्मेवारी लेके काम करना पड़ेगा। देखो, मुझे लगता है कि सभी लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एम्बेसी टू एम्बेसी और मिशंस के थ्रू चलती है। यहाँ से उमर साहब अगर बात करेंगे तो जयशंकर जी से बात करेंगे, और वहां से जो जयशंकर जी भी बात करेंगे तो वो भी वहाँ तेहरान में जो बैठा हमारा मिशन होगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज को भूल रहे हैं कि अभी भी जो आपने भी अपने अपडेट में कहा कि वहां पे बस सर्विस लगाई गई है। देखो, वो वार जोन है, वार कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अगर हम देखेंगे कि पिछले कई सालों से एक नया, जब ये 20s का दौर आया तो एक जंग का माहौल दूसरी तरीके से चेंज हुआ। पहले आर्मी टू आर्मी जंग लड़ी जाती थी, अब आर्मी टू सिविलियन जंग लड़ी जाती है।
कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि सिविलियन को टारगेट किया जाता है और उस जंग को ही अब जंग माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों, इंटरनेशनल जो कवेनेंट्स है या बाकी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं इनको फ्लॉन्ट करके लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम जंग कर रहे हैं। लेकिन जो शौकिया जी ने बात कही कि हमें इस वक्त अगर किसी ने कुछ नहीं किया है तो लेट्स ज्वाइन द हैंड और हम बात कर सकते हैं। इस वक्त जिस हिसाब से महबूबा जी रिक्वेस्ट कर सकती है, उसी हिसाब से उमर साहब भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन या एम्बेसीज या जो मिशन हमारे आउटसाइड कंट्रीज होते हैं तो डायरेक्ट एक्सेस रहता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें जयशंकर जी जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे हैं, उनके थ्रू ही ये सारी चीजें चलती हैं। और आप ही के अपडेट से मैं ये बोलूंगा कि वहां पे बस सर्विसेज गवर्नमेंट कर रही है। देखो, एक जंग चल रही है, आपने देखा होगा कि सबको इकट्ठा, और वो पर्टिकुलर एक जगह नहीं है। मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चा जो है वो तेहरान, शिराज और कौम में है। ये बहुत अलग अलग जगहें हैं, आपने और उनको जमा करके फिर एवेक्यूएट करना, दैट विल टेक टाइम। अगर हम इस वक्त चीजें ये वो जिसे बोलते हैं कि मड स्लगिंग शुरू करेंगे, उमर साहब हर चीज में पल्ला झाड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि उमर साहब रिक्वेस्ट करके एक फुल प्रूफ नजर रखे हुए हैं, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। देखो, जब जंग होती है, हमने पिछला दौर देखा है यहाँ जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का। जब ऐसी चीजें कहीं कोई खराब हालात होते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा एरिया बंद कर दिया जाता है। रिसेंटली आपने देखा जब पहलगाम का अटैक हुआ तो आपने कल परसों एलजी के हुक्म से कुछ जगहें खोली गई थी, अदरवाइज वहां पे जाना भी मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी की सिचुएशंस है, और मुझे यहां तक कि ये चीजें हैं, जब सिक्योरिटी की बात आती है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के पास जब ये चीजें आती हैं तो वो हर चीज को देखते हैं। नहीं, बिल्कुल निसार साहब, सवाल इसमें होता भी नहीं है, और मैं खुद भी चाहता हूं कि इस वक्त ऐसे टाइम पे हम सभी मिलजुल करके ही काम करें, ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि ये मुल्क का मसला है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कई लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूं, उनका ये कहना है कि अगर किसी भी रियासत में, किसी भी स्टेट में कश्मीरी नौजवान या कश्मीरी ताजिर या किसी भी शख्स के साथ कुछ भी ज्यादती होती है तो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू अपडेट कर दिया जाता है कि भाई हमारी बात चल रही है, या फिर हम ऐसा हो रहा है फलां जगह इस तरह। इरफान जी, सबसे बड़ी जो बात है, आप जो बोल रहे हैं सोशल मीडिया, देखो ये अपडेशन उन लोगों के लिए है जो लोग उस चीज को देखना चाहते हैं। बाकी अगर जब तक उन्होंने बात नहीं की होगी, जैसे यही आज ईरान का मसला लेते हैं, जब तक उमर साहब ने एम्बेसीज में या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में बात नहीं की होगी, क्या बात हुई है उसके लिए उन्होंने अपडेट किया लोगों को, क्योंकि लोगों ने उनको वोट देके बनाया गया है। और मुझे लगता है कि हर बंदे का एसएस उमर साहब पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे अपनी बात सुनाएंगे कि हम बात कर रहे हैं। किसी के पेरेंट्स परेशान है, किसी के रिश्तेदार परेशान है, उनको अपडेशन के लिए कि भाई हम काम कर रहे हैं, आप चिंता नहीं करो, जो भी काम हो रहा है वो मिनिस्ट्री से थ्रू हो रहा है। अपडेशन किया, वहां बस सर्विस लगी है, बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं एक सेफर प्लेस पे, और आपके ही थ्रू मैंने जो सुना कि उनको अर्मेनिया के बॉर्डर पर वहां भेजा जा रहा है। बिल्कुल बड़ी बात है, ठीक है, उन लोगों के लिए हम मान लेते हैं कि ये शायद लोगों के लिए अपडेट होगा। सुमित जी, अभी हम देख पा रहे हैं कि प्रेस क्लब या ख़ास तौर पे जो लाल चौक का एरिया है वहाँ पे बड़े पैमाने पर जो पेरेंट्स हैं वो इकट्ठा हुए, और लोगों ने मीडिया के थ्रू, जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उन्होंने मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ बुलंद की। क्या सरकार पे, यूटी सरकार पे लोगों का भरोसा नहीं है कि सरकार के पास जाने के बजाय मीडिया के पास आते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं? रात भर लोग वहाँ पर इकट्ठा रहे और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, एहतजाज करते रहे, सो नहीं पाए लोग, और वो परेशान है कि उनके बच्चे नहीं खा पा रहे हैं या उनके बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे सोएंगे? सुमित जी। देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात, देखिए मैं किसी को टीस नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि आज का जो डिबेट है ये किसी और चीज का है, यहाँ पे टीस नहीं करना है, लेकिन मैं कुछ बात रखूंगा। उम्मीद है कि हमारे एनसी प्रवक्ता और हमारी बहन पीडीपी की जो है वो इसको पर्सनली ना लेते हुए इस बात को समझेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं लगातार आपकी बात को सुन रहा हूँ, आपने बहुत दो चार बातें जो की जो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बातें। जैसे आपने, मैं आपको बताऊं, ये जैसे ट्वीट करना, ये कुछ बच्चों के माँ बाप रात से रोडों पे हैं, रो रहे हैं, मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं, एक लीडर का मतलब क्या होता है? अभी तो लीडरशिप पे ही है ना सारे, यहाँ गवर्नमेंट बनी है, यूटी गवर्नमेंट है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो नामी ग्रामी लीडर्स हैं जो वोटों के टाइम में लोगों के बीच में जाते हैं, जो वोटों के टाइम में बड़े बड़े वादे करके लोगों को बोलते हैं हम हैं ना,
हम हैं ना तो क्या गम है। लेकिन उनसे आज उन पेरेंट्स को उम्मीद थी कि एनसी और पीडीपी उन पेरेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होके उधर ही खड़े होके बात देखिए, सेंटर तक बात आएगी, उन्हें पता है। ये नहीं कि ये मीडिया बताएगी तो सेंटर को पता चलेगा। सेंटर अपना काम करेगी, चाहे ये नहीं भी बोले, चाहे यहां से कुछ ना भी मैसेज आए, लेकिन सेंटर ने पूरा देश देखना है और जम्मू कश्मीर को हमेशा वो प्रायोरिटी पे ही लेके चलते हैं। तो इसीलिए वो इस चीज को तो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस टाइम ना एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, ना एक दूसरे के ऊपर वो छींटाकशी करना, ना ये कहना और ना ही कहना कि हमने ट्वीट करके लोगों को बता दिया कि हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है कि मुझे लगता है इस टाइम ट्वीट करने से बेटर है उन लोगों के बीच में जाइए। मीडिया तो वहां बैठा, आपका मैसेज मिल जाएगा, आपका मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन माँ बाप को आश्वासन मिलेगा, उन्हें भरोसा मिलेगा। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि उनके बच्चे सही सलामत आएंगे। मुझे मेरी बहन जो पीडीपी की यहाँ बैठी है उनसे उम्मीद है कि नेगेटिव ना बोला जाए, नेगेटिव ना बोलिए। देखिए मुझे पर्सनली बड़ा दुख होता है, हर चीज को पॉजिटिव बोलिए और बोलिए कि ऊपर वाला उन्हें सही सलामत वापस पहुंचाएगा। हम सबको मिलकर ये दुआ करनी है, ये प्रार्थना करनी है। नहीं तो सवाल सिर्फ इस वजह से भी पैदा हो रहा है सुमित जी, क्योंकि अब जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो सरकार के पास नहीं जा रहे हैं, वो आवाज बुलंद कर रहे हैं अलग अलग जरिए से, वो सो नहीं पा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाल चौक पे अभी देखिए, अभी भी कम से कम सैकड़ों ऐसे पेरेंट्स नजर आ जाएंगे, औरतें और उनके जो परिवार फैमिली मेंबरान हैं जिनके बच्चे वहां फंसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास जा नहीं रहे। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या आप अपोजिशन में हैं, आपके लीडरान के पास भी कोई जाता हुआ नजर नहीं आया, पीडीपी के पास भी कोई जाता हुआ नजर नहीं आया, एनसी सरकार के पास भी कोई जाता हुआ नजर नहीं आया। हाँ, कुछ कोशिशें हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या लोगों का भरोसा नहीं है कि वो प्रेस क्लब आते हैं, एहतजाज करते हैं, नाराजगी जताते हैं, सो नहीं पाते? तो ये जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की, या लोग बस ऐसे ही मीडिया के थ्रू अपनी आवाज पहुंचाएंगे? देखिए, कश्मीर में यहाँ पे कश्मीर के बच्चे सारे बहुत ज्यादा वहां पे फंसे हैं। कश्मीर के लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यूटी की, उनको मैंने यही आपको बोला कि उनको उनके बीच में जाना पड़ेगा। वो नहीं जाएंगे, वो दुखी हैं, वो तकलीफ में हैं, उन्हें दर्द हो रही है, उन्हें अपने उनका बच्चा, उनका कलेजा वहां पे है, खाली शरीर यहाँ, आत्माएं उनकी वहां है, उनके बच्चे वो कहां जाएंगे? उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो बीच लाल चौक में बैठ गए हैं। लेकिन सरकार जो चुनिंदा सरकार है उनको, और जो वहां की ओपोजिशन में जो पीडीपी है, महबूबा जी हैं, उनको उनके बीच में जाना बहुत जरूरी है, उनको एक हौसला मिलेगा। बाकी सेंटर ने कोरोना टाइम में लोग बीच में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन उनके बच्चे सही सलामत लाके देने का मैं बार बार बोल रहा हूं। जो सरकार दम रखती है, क्योंकि देश पूरा लेके चलती है और कश्मीर को प्रायोरिटी पे हमेशा रखती है, हर एक को अपना समझ के चलती है, तो वो इस चीज को लाएगी। ये बच्चे वापिस आएंगे, सही सलामत आएंगे, चाहे इसके लिए वार ही क्यों ना रुकवानी पड़े, क्या चाहे इसके लिए कुछ ऐसा क्यों ना एक दिन के लिए रुका के बच्चे वापस लाने पड़े। ये मोदी जी हैं, ये मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, मैं यकीन दिलाता हूं। लेकिन जो लोग यहाँ पे लोगों को विश्वास जिता, इनको जो सरकार में यहाँ बैठे हैं, नॉट इवन ट्वीट से कुछ नहीं होना, आपने किया, लेटर भी कर लिया, लेकिन जब तक लोगों के बीच में, जब तक आप एक डॉक्टर है और वो इस टाइम मरीज है, डॉक्टर खाली दूर से पर्ची लिख के दे देगा तो नहीं कुछ होगा, डॉक्टर उधर जाके चेक करेगा, उनके बीच में बैठेगा, उन्हें दवाई देगा, तो ही पेशेंट ठीक होगा। ये हालात ऐसे बन चुके हैं। शौकिया जी, अवाम की रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रही है आपके यहाँ? कोशिश करेंगे यहाँ से, लेकिन आपको कोशिश करने की बहुत जरूरत है। हम जो यहाँ की सरकार है, चाहे हम या फिर हमारी यहाँ की लोकल जो सरकार है, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो मरकजी सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है और आपको कुछ करके दिखाना। कब तक जो है शौकिया जी एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालते रहेंगे? आप ट्वीट्स भी कर रहे हैं, हम लोगों से मिल भी रहे हैं, लेकिन फाइनली जो फिर बात आती है ना, वो आप पे आती है कि आपने कहा था कि उन बच्चों को अपने माँ बाप से मिलवाया जाएगा, कश्मीर भेजा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 2 बच्चे वहां पे हैं जो जख्मी हो गए। अब मेहरबानी करके इसे अल्फाज जो हैं आपके बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अब इनको अमली जामा पहनाइए और आप कुछ प्लीज, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ इस वक्त आपसे, और हमारी जमात भी गुजारिश ही कर सकती है
क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप ने बड़े अरमानों से अपने बच्चों को पाला होता है और बिल्कुल कितनी मुसीबतों से इनको जो है इनके प्रोफेशनल कॉलेजेस में भेजते हैं, लेकिन इस वक्त वो उनकी पढ़ाई की परवाह ना करते हुए सिर्फ उनकी जान वो मांगते हैं, वो सिर्फ सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। बस सिर्फ इस वक्त यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं। चलिए, मैं निसार साहब से खास तौर पे एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आता हूं शौकिया जी आपके पास। वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ इंटरनेट नहीं है, राब्ते जो है सारे वो मुनक़ता हो रहे हैं और पेरेंट्स जो है वो बहुत परेशान हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं एमबीबीएस के मेडिकल क्षेत्र में, ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनका खर्चा वहाँ पे कम आता है। सुमित जी, एजुकेशन पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपके हाथ में है, क्यों नहीं बच्चों की जो फीस इतने ज़्यादा लाखों करोड़ों में जाते हैं, क्यों नहीं कम करवा देते हैं सर, ताकि बच्चे अपने मुल्क में पढ़ें, सेफ रहें, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई ईरान जा रहा है, कोई मिस्र इजिप्ट जा रहा है, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों के लिए, नीट है, हर कोई नीट पास नहीं कर सकता, ठीक है क्राइटेरिया होता है जिससे फिक्स करना होता है, लेकिन उसके अलावा भी बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं, कई साल तक मेहनत करते हैं, उसके बाद फाइनली उनके माँ बाप कर्जा लेकर के उनको दूसरे मुल्क भेजने पे मजबूर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो सिस्टम है खासतौर पे प्राइवेट कॉलेजों का, वो इतना ज्यादा हाई है कि कोई भी आम आदमी हमारे यहाँ का अफोर्ड नहीं कर सकता। बात है कि हमारे यहाँ का सिस्टम, काफी बच्चे यहाँ पे प्राइवेट भी पढ़ते हैं, काफी बच्चे यहाँ पे बहुत सारे कर रहे हैं। अब बच्चे हैं, देखिए हर इंसान का क्या होता है, एक अपनी चॉइस होती है, अपना शौक होता है कि चलिए चलो, कहीं मजबूरी भी होती है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग क्या होते हैं, हम बाहर पढ़ के आएंगे, हम बाहर से आएंगे तो शायद उन्हें लगता है कि इंडिया में हमारे को थोड़ी अहमियत ज्यादा मिलेगी, कि ये फॉरेन रिटर्न है, ये एनआरआई रिटर्न है, तो वो थोड़ा सा उनके माइंड में रहता है। ये रियलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ से लोग उठ के दुबई में जा रहे हैं, जॉब ढूंढते हैं और जॉब करने के लिए, मुझे लगता है इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जो यहां बैठ के भी उनसे ज्यादा ही कमा रहे हैं, वहां बैठ के खर्चा डबल होता है। अगर हम इसको लेके चले ना, अगर हम इसको लेके चले कि ईरान बच्चे जा रहे हैं, किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो वहां डबल खर्चा होता है। किसी भी रशिया की कंट्री में भेज रहे हो तो यहाँ की चाय का कप अगर 5 रुपए या 10 रुपए होगा, वहां पे मेरे ख्याल से 200-300 रुपया होगा। तो आप बताइए कि यहाँ पे महंगाई ज्यादा हो गई कि वहां पे। ये जस्ट मतलब क्या होता है कि एक इंसान का रहता है यार चलो मेरा बच्चा फॉरेन से पढ़ के आया है, ये अलग चीज है। अब हालात कभी बिगड़ सकते हैं, ये हमेशा तो बिगड़ते नहीं है। या अचानक वार हो गई, वार कहीं भी हो सकता है, इंडिया में वार हो गई थी, तो ये हालात कभी भी कहीं भी बिगड़ सकते हैं। बट हम बोले कि इंडिया में ऐसी सुविधाएं नहीं है, हम तो ये बोले बाहर से बच्चे इंडिया में भी पढ़ने आते हैं। सर बिल्कुल आते हैं। मैं सुमित जी आपको बीच में नहीं टोकना चाह रहा था, निसार साहब की तरफ भी आऊँगा, और वो आप तीनों इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं कई मुल्कों का नाम ले सकता हूँ जहाँ से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी उन्हें स्कॉलरशिप देती है और उनकी गवर्नमेंट भी उन्हें देती है। अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक है, 2020 वाला थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हुआ है, पहले के मुकाबले में अपडेट हुए हैं हम, लेकिन आप मेडिकल के क्षेत्र में देखिए ना, अभी जो बच्चे हैं 1300 में ज़्यादातर MBBS के छात्र हैं, अलग अलग फील्ड में मेडिकल फील्ड के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। निसार साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिल करके अपने यहाँ का कोई निज़ाम ऐसा बनाता है। अपने यहाँ इंडिया में ऐसी मिसालें हैं, आपको मैं दूंगा, शायद आपको मालूम हो इस चीज़ कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसी सुविधाएं बच्चों को दे रही है कि उनको बहुत ज़्यादा, खासतौर पे साउथ की जो रियासतें हैं वहाँ पे बच्चों को आसानी से मेडिकल की जो पढ़ाई है वो मिल पाती है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आते। अपने यहाँ आपको नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा खर्च हो जाती है, जो लोग नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या फिर 2-4 नंबर से आगे पीछे रह जाते हैं, उनके माँ बाप प्राइवेट में भेजना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा खर्चे के पैसे नहीं होते। दूसरे मुल्कों में जैसे कि इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया पड़ोसी, वहाँ पे कम खर्चे में हो जाता है तो पेरेंट्स वहाँ प्रीफर करते हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ आप तीनों से यही है कि क्यों नहीं हम अपने मुल्क में ऐसा निज़ाम कायम करें जिसकी वजह से बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना हो और बच्चों की जान भी महफूज रहे, अपने मुल्क में हम सारी चीज़ें कर पाएँ। तो सिर्फ ये बोलना कि बच्चों का शौक होता है वो रिटर्न या फिर फलां वगैरह वगैरह, आपकी राय? शौक, देखो इरफान जी, शौक के लिए कोई इतना खर्चा नहीं करता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी सरकारें हिंदुस्तान में हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पास 1 लाख कुछ सीटें हैं टोटल हिंदुस्तान में जो मेडिकल साइंसेज में है, अंडर ग्रेजुएट पे जो MBBS करने बच्चे आते हैं, तो 1 लाख सीटें हैं। उसमें आपने देखा होगा रिजर्वेशंस की हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 53,000 सीटें जो है रिजर्व कैटेगरीज के लिए जाती है। तो कहीं ना कहीं एक जो ओपन कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं वो एक जो सांचा है सिकुड़ जाता है, जिसमें 50,000 बच्चा
और आपने देखा होगा कि 5 लाख और कितने ही बच्चे, मैं आंकड़ा नहीं गिना सकता हूं क्योंकि मैं अपडेटेड नहीं हूं, कितने ही बच्चे पर ईयर नीट में अपीयर होते हैं और उस 25 लाख के ऊपर 25 लाख के, और टोटल हमारे पास जो सीट्स है कंप्लीट रिजर्वेशंस, माइनॉरिटीज, बाकी SC ST जितनी भी रिजर्वेशंस के साथ में 1,03,000 या 1,02,000 सीट्स है। तो कहीं ना कहीं मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे बीजेपी के सुमित जी भी बैठे हैं, ये भी अपनी गवर्नमेंट्स में, चूंकि गवर्नमेंट अगर है सेंटर में तो ये ज्यादा कनेक्टेड होंगे अपनी गवर्नमेंट के साथ, ये ज्यादा सजेस्ट कर सकते हैं हमसे कि वहां पे अगर इन सीटों की कैपेसिटी अगर 1 लाख है, अगर 25 लाख बच्चा अपीयर होता है तो मुझे लगता है 0.कुछ% आपके पास सीटें हैं, और आपने देखा होगा कि 25 लाख में से 1 लाख बच्चा आता है बाद में नीट में। तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों को, जो टेक्निकल फ्लॉज है हमारे गवर्नमेंट में एजुकेशन पॉलिसीज में, अभी नई पॉलिसी जो NEP की आई है उसमें बड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया है, लेकिन अगर नीट की देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सीटों की कैपेसिटी कम है। इन सीटों को बढ़ाने की जरूरत है, इन सीटों को सेंट्रल गवर्नमेंट को जो MCA है, मेडिकल जो रेगुलेशन जो है उनको बढ़ाने की जगह है। तो और साथ में जो नॉर्थन इंडिया आपने बोला, साउथ की साइड में जाओ तो फीस बहुत कम है, नॉर्थ साइड में जाओ या वेस्ट साइड में जाओ तो आपको फीसें बहुत मिलेंगी। तो ये भी रेगुलराइज, ये प्राइवेटाइजेशन की तरीके से जो हो रहा है फीसें कलेक्ट करने के लिए। आप देखो हिंदुस्तान की रेलवे जो चलती है, एक टाइम बाउंड है, एक फी जो इनका ट्रैवल एक्सपेंसेस है, जो आपकी टिकट है बड़ी लिमिटेड है। अगर वही चीजें आप जहाजों की देखेंगे, एविएशन में आप देखो टूरिज्म का सेक्टर जहां पे बूम करता है वहां के लिए टिकटें बड़ी बूम हो जाती हैं, और जहां टूरिज्म का सेक्टर जिस साइड से नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलराइज करना पड़ेगा, जो फीस का खास सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यहां तक सहमत हूं, लेकिन सवाल इस वजह से भी मैंने उठाया और मैं ये चीज शौकिया जी से भी पूछूंगा, लेकिन मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं। अभी आपने देखा कि जो मेडिकल की ही फील्ड की बात कर रहा हूं, अभी कितना बड़ा मसला हुआ, SC ST OBC वाला मसला होता है, और उसमें जो बच्चे क्वालिफाइड होते हैं उनको मनचाहा या जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं पर्टिकुलर उस फील्ड में जा नहीं पाते। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। हमारे पास जो इरफान जी, मैं काट रहा हूं आपको, सॉरी जी, लेकिन मैं सीटों की कैपेसिटी जो है ना, अगर 1 लाख सीटें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डोमेन है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। आपने देखा, आपने बड़ी अच्छी बात उठाई SC और ST का, अगर आज 622 या 682 का मेरिट गया, अगर ओपन में आपको 5 समथिंग गया, वही अगर कैटेगरी में देखोगे आप तो 114 गया। तो कहीं ना कहीं वो चीजें, कहीं ना कहीं इंसान को, जो आप बोल रहे हैं कि बच्चे बाहर क्यों जाते हैं, जो बच्चा 400 लेके या 500 लेके भी अपनी सीट बाहर रहता है, तो कहीं ना कहीं वो कैटेगरी में आके वो उससे लोअर। सरकार नहीं बोलेगी इस चीज को, लेकिन खैर अपोजिशन में है, शौकिया जी इस चीज पे बेहतर रोशनी डाल पाए। शौकिया जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अभी आपने देखा जिसके लिए सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है, उसमें ST OBC वाला जो मसला, ठीक है रिजर्वेशन आप दीजिए, देखिए मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं, हर एक को फ़ायदा हो, लेकिन उसमें कई सारे मसले पैदा हो रहे हैं। जिन लोगों के 700 समथिंग कुछ नंबर है, वो लोग माफ़ कीजिएगा, जिनका 700 समथिंग रैंक है, उनको वो सीट नहीं मिल पा रही रेडियोलॉजी की, और जिसका 90,000 के प्लस है उनको रिजर्वेशन के थ्रू या दूसरे ज़रिए से उनको जो है मनचाहा सीट मिल जा रहा है। तो अब क्या आपको नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये लूप होल है, जैसे फौरी तौर पे दुरुस्त करने की जरूरत है, और स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर के लोगों के मसाइल, खासतौर पे स्टूडेंट के मसाइल को दूर करें, ताकि ये जो दूसरे मुल्कों में बाहर जाकर के पढ़ने की होड़ लगी हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जिसकी वजह से आज हम बात कर रहे हैं। इवन यूक्रेन में भी हमने देखा था यही सूरत हाल हुई थी, आज कश्मीर में हमने माफ़ कीजिएगा ईरान में हमने देखा कश्मीरी स्टूडेंट को जख्मी होते हुए। तो ये सूरत हाल पैदा ना हो, तो क्यों ना हम अपने दामन में पहले झांके। शौकिया जी, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा टाइम है आपके पास। जी 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 आमिर जी, जैसा कि आपने कहा कि जो रिजर्वेशंस का मसला है, वो तो हम भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मसला है। यहाँ तक कि हमारी NC सरकार के अपने लोग अगारुल्ला भी इसके खिलाफ हैं कि आप जो है, हम ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, लेकिन जो हमारी
ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और इस पे आपने देखा होगा कि 22 दिसंबर को एक एहतजाज भी हुआ जिसमें हम भी शामिल थे, और अभी तक जो है वो कमेटी ही बनाई गई, अभी कोई उसका जो सामने उसका निकल के हल नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है, देखें अभी थोड़ा सा मुझे इत्तेफाक है इस वक्त निसार साहब ने कहा कि उस वजह से यहाँ के जो माँ बाप हैं वो मजबूर हो जाते हैं। देखें जब कुछ नंबरात लेकर 200 या 300 नंबर लेकर हमारी कैटेगरी वाला बच्चा जो है वो अपने MBBS यहाँ पे करता है, तो जो ओपन मेरिट वाला बच्चा है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो माँ बाप जो हैं वो बैंकों से कर्जा लेकर, इधर उधर से कर्जा लेकर, उधार सुधार करके अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेजते हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ का हमारे हिंदुस्तान का जो बच्चा MBBS करता है वो 4.5 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है, और यही डिग्री जो है ये बाहर जाकर, अगर ईरान की मैं बात करूं तो तकरीबन उनको 7 से 8 साल लग जाते हैं। तो आप देखें कि वो बच्चा फिर स्पेशलाइजेशन कब करेगा, पहले वो MCI क्वालिफाई कब करेगा। देखें अभी सुमित जी ने कहा कि बच्चे सबके साझे होते हैं, तो मैं इनसे ये गुजारिश करूंगी कि अगर हमारी मरकजी सरकार जो है वो ये मानती है कि बच्चे सबके साझे होते हैं, यहाँ हजारा बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान से MBBS करके आए हैं और उन्हें MCI के लिए जो रोल नंबर कॉल तक नहीं किया जाता है, हजारों बच्चे ऐसे हैं। अगर बच्चे सबके साझे होते हैं तो उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने ये तो मुल्कों की लड़ाई है, अगर वो बच्चे वहां के कॉलेजेस में पढ़ के आए हैं ये उनका कसूर है। उनका ये कसूर है कि वो उन्होंने अच्छे से अच्छे कॉलेज में वहां पे पढ़ा और आके उनको MCI एग्जाम में बैठने तक की परमिशन नहीं मिलती है। ईरान के बच्चे जो आते हैं वो अपना 8-10 साल लगा के आते हैं और फिर उन्हें आप देखिए जब वो स्पेशलाइजेशन करने जाते हैं पहले तो MCI ही क्वालिफाई नहीं होता है क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, फिर पढ़ाई की, मतलब बहुत सारे मसाइल हैं। तो और अगर यहाँ कोई प्राइवेट कॉलेजेस में MBBS करता है तो उसमें करोड़ों रुपए का खर्च आता है। आप ये सोचें यहाँ तो बैंक भी करोड़ों में नहीं देते हैं और यहाँ की हालत ऐसी है, अगर बिजनेस क्लास की बात करें तो लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को भेजें, तो फिर वो ऐसे ममालिक में भेजते हैं जहां वक्त बहुत लग जाए लेकिन पैसे थोड़े कम लगे। लेकिन उस पे भी देखिए यूक्रेन में देखिए कितना बड़ा मसला हो गया, फिर आप हमारे यहाँ में देखिए यहाँ पे कितना बड़ा मसला हो गया। तो मसाइल स्टूडेंट्स के साथ इतने हैं कि ये मरकजी सरकार को जरूर इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, चाहे हमारे बच्चे ईरान से पढ़ के आए या पाकिस्तान से पढ़ के आए, इन बच्चों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कहीं ना कहीं हमारी जो यहाँ की सरकार है इन्हें भी जो रिजर्वेशन का ये मामला जो चल रहा है इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि हर मामले में, चाहे पढ़ाई के मामले में या फिर आगे नौकरियों के मामले में इंसाफ रहना चाहिए। नहीं, मुझे नाराजगी सिर्फ इस वजह से भी है शौकिया जी, और मैं सुमित जी के पास भी आऊंगा इस सवाल के साथ। नाराजगी इस वजह से है कि आप आवाज़ किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, भाई फलां नहीं कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही, मोदी जी नहीं कर रहे, समझ में आती बात। आप स्टेट में जिम्मेदार है ना, आप क्या कर रहे हैं। रिजर्वेशन वाला मसला और उसमें मेडिकल वाला छात्रों वाला जो मसला हमने बताया वो अभी ज़्यादा दिन पुराना तो नहीं हुआ, वो मसला भी अभी चल रहा है। उसके अलावा कितने सारे मसले हैं, जब आंध्र प्रदेश कर सकता है, तेलंगाना कर सकता है, आपका केरल कर सकता है, और यही वजह है कि वहाँ के बच्चों को देखिए बेरोजगार नहीं बैठे हुए हैं, इवन वो नर्सिंग में चले जाते हैं, छोटे छोटे जो लैब में चले जाते हैं, तो बच्चों को रोजगार तो ऐसे ही तो मिलता है ना मैम। और अगर आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं और इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है वर्ल्ड के अंदर, जो जंग की सूरत हाल है, और बच्चे आपके जख्मी हो जा रहे हैं, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तान में किस चीज की कमी है। क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है? जम्मू कश्मीर की ही अगर हम बात कर लेते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो जम्मू कश्मीर में क्या चीज नहीं है? सिर्फ आपको गाड़ी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? आपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी बात क्यों नहीं करते कि हमें पहले वहां चाहिए? बिल्डिंगें बनी हुई है, वहां पे आपकी पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही भाई आपकी गवर्नमेंट बनी हुई है, यहां पे कौन LG रोक रहा है, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट रोक रही है आपको? तो रुकावटें कहीं नहीं है मैम। सवाल सिर्फ यह है कि इल्जाम आप किसी के ऊपर लगा दीजिए लेकिन काम आप खुद मत करिए। जी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश ही कर रहे हैं। देखें अब चूंकि जून के महीने में इन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन का कोई ना कोई मसला जो है वो हल हो जाएगा,
लेकिन सिर्फ हम ही इनसे नहीं कह रहे हैं। अगर आप हमारी यहाँ की सरकार की मैं कर रही हूँ, एनसी सरकार की, तो आगा रूहुल्लाह तो इसी चीज से अपनी पार्टी से नाराज हैं कि वो रिजर्वेशन के मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। वो ये यहाँ तक कहते हैं कि हमने सड़कें और पानी लाने के लिए हुकूमत नहीं संभाली थी, क्योंकि यहाँ पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा लोगों को सफर करना पड़ा है। तो उसके लिए लोगों ने एक जमात को चुना, जिसपे हमने भी लोगों को मुबारकबाद दी और अपने यहाँ के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उमर साहब, उन्हें भी हमने मुबारकबाद दी कि चले, अगर यहाँ के लोगों ने किसी एक सरकार को चुना और उन्हें ये एतबार है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे मसले हल कर देगी, तो चले शुक्र अल्लाह का। लेकिन उसके बावजूद भी 9 महीने गुजर जाने के बाद अभी सभी के सभी मसले वहीं के वहीं अटके हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, ये छोटी छोटी चीजों को भी आज गाड़ी, हेलीकॉप्टर की डिमांड, अपनी बैकडोर एंट्री, ये सब मामलात जो हैं, ये सब उनके जो अपने मुवाफिक आते हैं मामलात, वो सब हो रहे हैं। लेकिन जहां लोगों का मसला है, जहां 12 सिलेंडर का मसला है, जहां इसके राशन को डबल करने का मसला है, जहां 200 यूनिट बिजली का मसला है, जहां रिजर्वेशन का मसला है, जहां सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उनका मसला है, उस पे जवाब नदारत जब टोटल जितनी भी चीजें गिनवाई आपने, सभी ने और हमने, उन तमाम तर चीजों में सुमित जी, कहाँ पे ऐसा मसला अटका हुआ है? क्या हम लोग एक दूसरे पे जो है इसी तरह की चीज़ें, एक्यूजेशंस वगैरह वगैरह करते रहेंगे, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, हम खुद भी कुछ करेंगे? बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं सर जिस पे ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हल हो जाती है तो बड़े मसले आज देखने नहीं पड़ेंगे। किसी की माँ के कोख से जन्मा हुआ कोई औलाद जो बाहर पढ़ रहा है, उसकी सेफ्टी के लिए आज हम बैठ करके सर जोड़ करके इस तरह से बातें नहीं कर रहे होंगे। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे अभी हमारे बीच पीडीपी प्रवक्ता हमारी बहन ने एक बात कही, मैं वो सुन रहा था उनकी बात, कि इन्होंने बोला कि पाकिस्तान से बच्चे पढ़कर आ रहे हैं या कहीं से बच्चे पढ़कर आ रहे हैं, इनके लिए इन्होंने बताया कि कैटेगरीज वगैरह के हिसाब से इनको नहीं मिल रहा मौका, ये वो। देखिए, कैटेगरीज बात उठाइए, कोई भी बात उठाए, तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा। अभी पीछे 9 तहसीलदार की पोस्ट निकली, वहां पे खाली उर्दू को प्रायोरिटी पे लिया गया, एक जनरल बात है, तो आवाज किसी ने नहीं उठाई। एक मेरे डिबेट में मैं कहीं बैठा, किसी चैनल पे था तब भी, तो वहां पे जो एनसी की प्रवक्ता थी वो वहां से चली गई जब उनसे सवाल किया गया। तो ये सब चीजें देखनी, तो जब आवाज उठानी बच्चे साझे तो सबके एक बराबर है, तो हर एक के लिए एक बात उठाना हर पार्टी का फर्ज बनता है। दूसरी बात आई, आपने बोला ये सारी चीजें, तो ये अभी बोला कि 10 साल में, देखिए जो पीडीपी प्रवक्ता है ना, वो कई चीजों को ये नहीं समझ पा रही हैं कि 3-4 साल सरकार में वो भी रहे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि ये सब चीजें 10 साल में नहीं, तो 10 साल में मैं उनसे बोलूंगा कि इन 10 सालों में आप भी 3-4 साल सरकार चला चुके हैं, आपकी जो सीएम रही हैं मैडम महबूबा जी, तो ऐसी एलिगेशंस लगाने से बात नहीं होगी। 10 साल में जम्मू कश्मीर में विकास जो हुआ है वो सबको नजर आ रहा है। अब एक्सक्यूजेस करने से या बात को तोड़ मोड़ के बात करने से कुछ नहीं होगा। बहुत चीजें चेंजेस हुई हैं लोगों के लिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। आज 3 घंटे का सफर भी आपके सामने है और एम्स भी आपके सामने है, और ऐसी कई चीजें हम गिनाएंगे। बात आ गई मरकजी सरकार से, 10 अभी जो 4, 5, 6, 7 महीने हुए जो उन्होंने वादे किए थे, ये बात ठीक है, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट्स मरकजी सरकार के पास अभी जो जम्मू कश्मीर की है उसके पास बहुत सारे हैं। एक खाली होम डिपार्टमेंट का छोड़ के बाकी तो सारे डिपार्टमेंट्स इनके पास है ना, तो ये उन चीजों पे प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो यहाँ के हमारे उमर साहब हैं वो बड़े पोलाइटली तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा काम करिए, लोग अपने लीडर्स को बोलिए कि फील्ड में आके काम करिए, मसले मसाइल उठाइए, लोगों के जो है उन पे काम कीजिए। आप ये बोलते हैं कि हम काम ही नहीं कर रहे, मैं फिर वही बोलता हूं, फिर अगर आप लोगों को लगता है आप काम ही नहीं करो तो भाई साहब क्यों कुर्सियों पे बैठे हो, छोड़ दो, लीव द चेयर्स, आप लोग आ जाइए लोगों की तरह। आप लोगों को आदत हो चुकी है कि प्रोटेस्ट ही मार के हम सब कुछ करें। देखिए, लोगों के मसले के लिए आप लोगों को पहले मैदान में आना पड़ेगा, काम करवाने पड़ेंगे। लीडरशिप, अब ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपस में एक्सक्यूज, हम एक्सक्यूज देखिए, हम एक्सक्यूज पे विश्वास नहीं रखते हैं कि उसने ये किया तो क्या हुआ। देखिए, सेंटर में बैठे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू कश्मीर के लिए विकास करते जा रहे हैं। यही कारण है प्रधानमंत्री, आज तक शायद ही हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री इतनी बार जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ लेके ही आ रहा है। ठीक है, उम्मीद यही कर सकते हैं सुमित जी।
यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, वो लगातार उनकी बात पे बता भी रहे हैं और वो उनकी तारीफ के पुल भी बांध रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है और सबको दिख रहा है कि वो खाली बैठ ही रहे हैं और काम होते जा रहे हैं। चलिए, अगर यही है जो आप कह रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, तो उम्मीद है कि इस मर्तबा भी जो कंसर्न हम सभी जता रहे हैं उस पे काम होगा और बच्चों को वापस लाया जाएगा। ये चूंकि फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे वापस लाना ही एक हल नहीं है। आने वाले दिनों के लिए जिस तरीके से हिंदुस्तान हर फील्ड में हमारा मुल्क आगे है और आने वाले दिनों की प्लानिंग चल रही है, उसी तरीके से एजुकेशन और जो लूप होल जिसकी वजह से बच्चे बाहर चले जाते हैं या फिर दीगर चीज़ें हो जाती हैं, वो तमाम तर ख़त्म होंगी और दोनों सरकार मिलकर के कम से कम फ़िलहाल जो सबसे बड़ी परेशानी है वो बच्चों को वापस बाहिफाजत वापस अपने मुल्क लाएंगे, उनके पेरेंट्स से मिलाएंगे। और यही रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने दोनों तरफ, तीनों तरफ की बातें सुनी होंगी, अपोजिशन की भी और सरकार की भी, और इससे निकलने वाले जो हल हैं आने वाले दिनों में या आश्वासन है, ये उससे ज़रूर उनको ढारिसबंदी होगी कि बच्चे उनकी बाहिफाजत वापस आ जाएंगे और दोबारा इसराइल हो या फिर ईरान, कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इंडियन छात्रों को छू भी सके। ज़रूर तमाम तर बच्चे उनके घरों में सलाम